हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेस में। तो आज हम लोग वर्णमाला का एक और वीडियो देखेंगे। ये लास्ट वीडियो होगा। हम लोग पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके बाद आगे आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इस वीडियो में वर्णमाला के पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना ये वीडियो। हम लोग जानते हैं कि जब हमारी प्राणवायु मुख, नासिका, कंठ इत्यादि से टकराती है तो क्या होता है? उच्चारण होता है, यानी विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। तो इन विभिन्न वर्णों के उच्चारण में किए गए यत्न यानी कि प्रयास यानी कि कोशिश, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर किए जाने वाले प्रयासों के आधार पर हम देखेंगे, तब हम कहेंगे कि ये हमारा अभ्यंतर प्रयत्न है। और जब हम देखेंगे कि हमारी जो प्राणवायु है वो बाहर की ओर निकल रही है, अंदर से बाहर की ओर किस तरह से आ रही है, तब हम उसको कहेंगे कि ये बाह्य प्रयत्न है। तो चलिए देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न को। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो हमारे होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद तो आप लोग पढ़े हैं कि स्पृष्ट होता है, ईषद स्पृष्ट होता है, और विवृत होता है, ईषद विवृत होता है, और संवृत होता है। तो इन सभी को आप देख चुके हैं। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य रूप से यानी फेफड़े से कंठ की ओर बाहर में जो हमारी प्राणवायु निकल रही है, उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो वो ऐसे प्रयत्न को क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। तो इन सभी को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? विवार, श्वास, अघोष। तो विवार, श्वास और अघोष क्या होता है? तो खर प्रत्याहार के वर्ण जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? विवार, श्वास और अघोष कहते हैं। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण एवं तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तो समझ लीजिए, प्रत्येक वर्ग के प्रथम यानी कि हमारे पास जो 5 वर्ग है, उन सभी वर्गों के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तीनों स। तो जैसे हमारा क वर्ग है, तो क वर्ग में होता है 5 वर्ण: क, ख, ग, घ, अंग। तो इसका प्रथम वर्ण कौन है? ये क है। ये हमारा कौन है? प्रथम है। ख कौन सा है? ख द्वितीय है। ग हमारा है तृतीय, घ चतुर्थ और अंग पंचम वर्ण है, पंचमाक्षर है। तो इस तरह से क हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। ख हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। तो प्रथम एवं द्वितीय हमारे खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि क और ख दोनों आएंगे हमारे खर प्रत्याहार के अंतर्गत। आप देख सकते हैं लिखा है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय। तो हमारे पास जितने भी वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग, सभी वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण यानी क वर्ग के क और ख, च वर्ग के च और छ, ट वर्ग के ट और ठ, इस तरह से त वर्ग के प और त और थ, प वर्ग के प और फ। तो इन सभी वर्गों को खर प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है, और तीनों स। चलिए आगे देखते हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं। तो इन सभी को विवार, श्वास और अघोष कहते हैं। चलिए उसके बाद है संवार, नाद एवं घोष क्या होता है? तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, तो आप देख लीजिएगा हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं। तो तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण आते हैं। यानी कि क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन होता है? क, ख, ग होता है हमारा तृतीय। क प्रथम, ख द्वितीय और ग हमारा क्या होता है? तृतीय। तो तृतीय वर्ण यानी कि ग, चतुर्थ वर्ण यानी कि घ और पंचम वर्ण
यानी कि अंग। तो ये तीनों वर्ण आते हैं क ख, मतलब ग घ, सॉरी हाँ, ग घ और अंग। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे हस प्रत्याहार के अंतर्गत? तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आएंगे। तो याद रखेंगे कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सभी वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण आते हैं। और कौन आते हैं? अंतस्थ, यानी य, र, ल, व एवं ह। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? संवार, नाद एवं घोष कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? अल्पप्राण। तो अल्पप्राण क्या होता है? तो सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण, यानी कि प्रथम कौन? जैसे क वर्ग का प्रथम कौन होता है? तो क होता है। तृतीय कौन होता है? ग होता है। और पंचम कौन होता है? अंग होता है। तो ये क वर्ग का हो गया। फिर उसी तरह च वर्ग का होगा च प्रथम, ज होगा तृतीय और यहाँ होगा आपका पंचम। तो इस तरह क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग सभी वर्ग का जो है, सभी वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आपको लेना है। ये एवं क्या करना है? एवं अंतस्थ को लेना है। तो ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण कहलाएंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग महाप्राण की ओर। महाप्राण क्या होता है? तो वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ एवं ऊष्म वर्ण। तो द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म वर्ण। तो द्वितीय कौन होता है? जैसे क वर्ग का द्वितीय हो गया। क वर्ग में द्वितीय कौन होता है? ख होता है। और कौन होता है? चतुर्थ कौन होता है? तो घ होता है। तो ये द्वितीय एवं चतुर्थ हो गए। और ऊष्म वर्ण कौन होते हैं? तो हमारे जो स होते हैं तीनों, स एवं ह। तो ये इन सभी को याद रखना है। इन सभी को हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो सभी वर्ग के, जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म वर्ण। उसके बाद देखते हैं उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित क्या होते हैं। तो जितने भी स्वर वर्ण हैं वो हमारे उदात्त या अनुदात्त एवं स्वरित होते हैं। तो इसको देख लीजिए। आगे अब हम लोग कुछ अभ्यास कार्यक्रम करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत। यानी कि हमारे पास जितने भी प्रत्याहार नीचे लिखे गए हैं, इन सभी प्रत्याहार का आपको परिगणना करना है, यानी कि इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है और इसका वर्णन लिखना है। तो इसके बारे में आप लिखिए। तो सबसे पहले हमारा कौन सा प्रत्याहार है? इक प्रत्याहार है। तो इक प्रत्याहार की परिगणना करना है और इसका वर्णन हमको लिखना है। तो इक प्रत्याहार को देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग अपने सूत्र में चलते हैं, इक प्रत्याहार को देखते हैं। तो देखिए आप लोग इक प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार कहाँ से शुरू होगा? ई से शुरू होगा और क तक होगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो ई, उ, री, लिरी, ये 4 वर्ण आएंगे। देखिए कौन कौन? ई, उ, री, लिरी। तो चलते हैं आगे अगले प्रत्याहार की ओर। तो इसको आप लिख दीजिएगा, ई, उ, री, लिरी। यहाँ पे जो खाली जगह दिया गया है एक प्रत्याहार के बाद, इसमें हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं। फिर तो देखिए अब हम लोग देखते हैं जस प्रत्याहार। तो जस प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी कि जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो चलिए देखते हैं जस प्रत्याहार को। तो
तो देखिए यहाँ ज है आपके सामने 10 नंबर सूत्र में ज, और यहाँ श है उसी सूत्र के अंतिम में, यानी कि इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ज, ब, ड, द, यानी कि ये सभी वर्ण आएंगे, ज, ब, ग, ड, द। देख सकते हैं ज, ब, ग, ड, द, यानी ये 5 वर्ण हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पांचों के पांचों कौन सा वर्ण है, तो ये पांचों क्या है, हमारा तृतीय वर्ण है, यानी कि ये पांचों हमारा सभी जो वर्ग होते हैं उसके तीसरे वर्ण हैं। तो आप समझ गए कि जस प्रत्याहार में क्या होता है, तो तृतीय वर्ण आता है, यानी कि सभी वर्ग के तृतीय वर्ण आते हैं जस प्रत्याहार के अंतर्गत। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जस प्रत्याहार भी देख लिए। तो जस प्रत्याहार के आगे क्या लिखना है, तो जस प्रत्याहार के आगे लिख देना है कि यह तृतीय सूत्र के प्रथम वर्ण से, जस प्रत्याहार के आगे क्या लिख देना है कि यह 10वें सूत्र के प्रथम वर्ण से अंतिम वर्ण तक लिया गया है, यानी कि जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे उसको लिख देना है, ज, ब, ग, ड, द, ये लिख देना है। तो ये जस प्रत्याहार हो गया। उस तरह से एच प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, अट प्रत्याहार और झस प्रत्याहार को आप देख लीजिएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अधोलिखितानाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम लिखवत, यानी कि लिखत, यानी क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए, अधोलिखितानाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम लिखत। तो इन जितने भी हमारे वर्ण लिखे गए हैं इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को लिखना है। तो देखिए सबसे पहला लिखा है क्वेश्चन क्या है, कवर्ग, यानी कि कवर्ग का उच्चारण स्थान लिखना है। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो कंठ लिख देंगे, कवर्ग में जितने भी है क, ख, ग, घ, अंग सभी के उच्चारण स्थान कंठ होंगे। उसके बाद हमारे क्या है, टवर्ग। तो टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो टवर्ग का होता है मूर्धा। तो मूर्धा हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमारे क्या है, पवर्ग। पवर्ग के उच्चारण स्थान क्या होता है, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो ओष्ठ लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, ई है, च है और य है और श है। तो ई, च और य, ई, च एवं तलाबे स, इन तीनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है। और यहाँ य जो लिखा है, य का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो य का उच्चारण स्थान कंठ होता है। य का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो चलिए समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन कि इसको उदाहरण मनुसृत वर्णान पृथक कृत्वा लिखत, यानी कि इस जितने भी उदाहरण स्वरूप जितने भी, यानी कि आपके नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को उदाहरण के अनुसार पृथक करके लिखना है, यानी अलग करके लिखना है। यानी कि जिस तरह से उदाहरण में अलग किया गया है उसी तरह इन सभी वर्णों को अलग करके आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कमलम। तो कमलम को कैसे आप पृथक करेंगे, अलग करेंगे। तो देखिए गजह को कैसे किया है, तो ग को ग और अ, यानी कि आधे ग को, यानी पूरे ग को क्या किया है, आधे ग में और अ में बदल दिया है। यानी कि ग जो है हमारा किन किन वर्णों से मिलके बना है, ग और अ से मिलके बना है। यानी कि जो हमारे आधा ग है और अ है उससे मिलके बना है। उस तरह से जो ज और अ से मिलकर बना है, उसके बाद विसर्ग है तो विसर्ग, इस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए कमलम को क्या कीजिएगा, तो पहले लिखेंगे क जोड़ अ, उसके बाद म जोड़ अ, उसके बाद ल जोड़ अ, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे म आधा, तो हो जाएगा हमारा कमलम। उस तरह से गच्छती को क्या लिखेंगे, तो ग जोड़ अ, फिर च, फिर छ,
छ जोड़ अ और फिर त जोड़ ई, तो गच्छती बन जाएगा। इस तरह से भोजनम को भ जोड़ ओ, उसके बाद ज जोड़ अ, उसके बाद न जोड़ अ, फिर उसके बाद म। तो इस तरह से हम सभी को बना लेंगे। उसके बाद चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, उदाहरण मनुस्मृत वर्णान संयोजनम कुरुत, यानी इसको संयोजन करना है। यानी कि जिस तरह से उदाहरण में दिए गए हैं उसी तरह से आपको भी संयोजन करना है। तो देखिए उदाहरण में आप देख सकते हैं ये अहम को किस तरह से अहम संयोजन करके लिखा है, यानी जोड़ के लिखा है। तो उस तरह से आपको भी जोड़ना है। तो ये क्या बनेगा, प जोड़ उ पू आधा स और त जोड़ अ त हो जाएगा। यानी कि इस तरह से पू आधा स, उसके बाद त, उसके बाद क जोड़ आ का, और उसके बाद न जोड़ ई क्या बन जाएगा, नी न हर्षी। तो ये इस तरह से हमारा पुस्तकानी बन जाएगा दूसरा। उसके बाद हमारा क्या है तीसरा, देखिए ग जोड़ री, तो ग और री इस तरह से री की मात्रा होता है। उसके बाद ह जोड़ अ ह हो जाएगा, उसके बाद म, तो गृहम लिख देंगे। इस तरह से हमारा गृहम बन जाएगा। उसके बाद आप देखिए ई बन जाएगा शोभनम, देखिए शो भ न म शोभनम। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भ वी, देखिए भ वी त वयम, इस तरह से बन जाएगा भवितव्यम, भवित वयम, भवितव्यम बन जाएगा। तो देख लीजिए आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त वर्णनाम पृथक कृत्वा लिखत, यानी जितने भी संयुक्त वर्ण हैं उसको पृथक करके लिखना है, उसको अलग करके लिखना है। तो आप जानते हैं कि ये जो अक्षर है, ये जो अक्षर है वो क्या है, क और स के मिलने से बनता है। अक्षर क्या चीज़ से मिलने से बनता है, क और स से, क और मूर्धन्य स से। तो अक्षर क और मूर्धन्य स से मिलकर बनता है। तो क और मूर्धन्य स लिख देंगे इसमें, और बगल में क्या लिखेंगे, तो अ लिखेंगे, क्योंकि ये आधा अक्षर बनेगा। क और स के मिलने से भी आधा बनेगा, जब इसमें अ देंगे तभी पूरा अक्षर हो पाएगा। उसके बाद क्या है, स्र है, तो स तलाबे स, उसके बाद र, उसके बाद अ लिखेंगे तो बन जाएगा स्र। उसके बाद ए किससे बनेगा, तो अ और ई के मिलने से बनेगा। उसके बाद त्र किससे बनेगा, तो त्र बनेगा त जोड़ र जोड़ अ, त्र बनेगा। उसके बाद ज्ञ किससे, ज जोड़ अ य जोड़ अ, ठीक है। उसके बाद ओ किससे बनेगा, अ जोड़ ऊ से बनेगा, देखिए अ जोड़ ऊ से बनेगा हमारा ओ। तो इस तरह से हमारा सभी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आज हम लोग वर्णमाला को ख़त्म कर चुके हैं। आप लोग इसको फिर से 2 बार 3 बार सभी वीडियो को देखकर और बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कमेंट में ये बताइएगा कि अगला संस्कृत का कौन सा टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।